हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में होता है कि हम एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वो कैसे क्लासिफाई हुए हैं। ना फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो चीज है जो सारे सब्सटेंस में एलिमेंट्स तो जरूर होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा। लाइक इतना ज्यादा कार्बन है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि कार्बन इसमें हमारे एटमोस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में, हमारे नेचर में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है एक अलग अमाउंट में, ठीक है, और बहुत सारी बॉन्डिंग करता है। तो कार्बन क्या है? एलिमेंट है। इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस अगर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही होगा। ओके 1800 तक, ठीक है, हमको बस 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, हमको बस 30 एलिमेंट्स के बारे में पता था। बट एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम निकला, 118 एलिमेंट्स क्या हो गए? डिस्कवर हो गए, जिनमें से 98 एलिमेंट्स कैसे थे? जो नेचुरल अकरिंग थे, मतलब कि खुद ही नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं, ठीक है, नेचर में खुद ही बन रहे हैं। और कुछ रेस्ट जो थे वो क्या थे? मैन मेड थे। दूसरी चीज क्या है, अब हमने देख लिया कि 118 एलिमेंट्स क्या है हमारे एटमोस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे हमने देख लिया, डिस्कवर हो गए, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा जिससे कि हम उनको क्लियरली पढ़ सके। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उन बुक्स को लाइब्रेरी में क्या किया जाता है कि ढंग से कोई भी निकाल, लाइक बहुत सारी बुक्स हैं, आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए, किसी लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स होती है अप्रॉक्स, आपको चाहिए क्या? एक बुक, ठीक है, और उसकी लेकिन कुछ स्पेसिफिसिटी होती है कि हमको बायो की बुक चाहिए जो कि उस ऑथर ने लिखी हो, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, लाइब्रेरी में इतनी 10,000 बुक्स को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। कैसे कि कुछ मैथ्स की बुक एक तरफ होंगी, कुछ 10 शेल्फ हमने सिर्फ मैथ्स की बुक को दे दिए, कुछ बायो की बुक्स को हमने 20 शेल्फ दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम ऑथर्स के अकॉर्डिंग भी, ऑथर्स के अल्फाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा? सिंप्लिसिटी बन जाएगी कि हम उस बुक को, पहले हमको इतने सारे सब्जेक्ट में ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हम जाएंगे डायरेक्ट उन 20 शेल्फ के पास जिसमें बायो की बुक है, ठीक है। और उसके बाद हमको पता है हमारे ऑथर का नाम मान लो बी से स्टार्ट होता है, तो हम बी वाली साइड पे जाएंगे और अपनी बुक को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुई? सिंप्लिसिटी हुई, ठीक है, हम अपने वर्क को सिंपल कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जिससे हम एलिमेंट्स को ढंग से रीड कर लें, उससे क्या किया जाता है? क्लासिफाई। इसी तरीके से हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या क्लासिफाई किए थे? ऑर्गेनिजम्स। कैसे किए थे कि उनके कुछ कुछ कैरेक्टर्स की, किसकी सेल वॉल में, किसी के पास सेल वॉल है, नहीं है, ठीक है, या फिर जैसे एब्सेंट होती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और भी कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे कि कोई प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है, कोई यूनिसेल्युलर है, कोई मल्टीसेल्युलर है। हमने क्या किया था? एनिमल्स को डिवाइड किया था डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, हमने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का, और हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद है 9th स्टैंडर्ड में। तो हमने यहाँ क्या किया था? ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था, जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सके? इजीली स्टडी करें। इन द सेम सेंस अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स को, जो 118 एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, जिससे हम उनकी प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ सके, उनके कुछ कैरेक्टर्स हम ढंग से देख सके। तो जब क्लासिफिकेशन की बात ही आ रही तो सब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अटेम्प्ट्स दिए थे, ठीक है, अटेम्प्ट किया था कि क्लासिफिकेशन ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट जिसने किया वो कौन है? लेवॉइसर। उन्होंने क्या किया? इट इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट। सबसे पहला क्या था अटेम्प्ट था? क्या? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को दो मेन डिविजन्स में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया? दो मेन डिविजन्स में। और वो क्या थी? मेटल्स और नॉन मेटल्स। मतलब इनके टाइम पर इनको जितने भी एलिमेंट्स पता थे, जो कि 30 से कम थे, क्योंकि हमने अभी बात करी कि 1800 तक आए थे 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो अभी 1800 से भी बहुत पीछे। तो इनके टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, इन्होंने उनको क्या करा? मेटल एंड नॉन मेटल्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है डोबेरियर्स ट्रेट्स, ठीक है, ट्राइड्स। इसमें क्या होता है? इनका था 1817 में। इन्हें क्या किया? ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स एज ट्राइड्स। देखो क्या किया था इन्होंने कुछ उन्होंने क्या करा था? कुछ एलिमेंट्स को, कुछ ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, जैसे उन्होंने कुछ ग्रुप्स देख लिए थे, और एक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 3।
और उसको इनने क्या कहा था, उस ग्रुप को इनने क्या कहा था, ट्राइड्स। यहाँ पर ट्राई का मतलब है 3, ओके, 3 के ग्रुप को क्या कहा था, ट्राइड्स। नाउ he showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic mass, the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic mass of the other 2 elements। देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमने अभी देखा कि 3 के ग्रुप में इन्हें रखा था, इनके ट्राइड में क्या थे, 3 एलिमेंट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना, ये 3 एलिमेंट है। हम बाद में देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। इनके ग्रुप में 3, इन्हें एक ग्रुप बनाया था, ट्राइड्स बनाए थे, जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे। अब इनका क्या कहना था कि जो फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास है मान लो x, और थर्ड वाले का जो एटॉमिक मास है मान लो y, ठीक है, और सेकेंड वाले का एटॉमिक मास है z। तो इनका कहना था कि जब हम एवरेज निकालेंगे या फिर एरिथमेटिक मीन करेंगे किसका, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का, तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंड जो बीच वाला मिडिल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हमको मिल जाएगा। इनका कहना ये था, ठीक है। इन्होंने कैसे ग्रुप्स अरेंज किए थे, उसमें 3 एलिमेंट्स थे, और 3 एलिमेंट्स में से हमने जब देखा कि उनके जब हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एरिथमेटिक मीन या फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, जैसे एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 का निकाल रहे, और वो किसके इक्वल होगा, बीच वाले के, मिडिल वाले के क्या होगा, एटॉमिक मास के इक्वल होगा, वो भी अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग उसके आसपास आ जाएगा। जैसे कि अब इनके ट्राइड्स हम देखते हैं, कौन कौन से इनके ट्राइड्स देखो, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो एटॉमिक मास है इनके अकॉर्डिंग 7, 23 एंड 39, ओके, ये था। अब इनने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट है 7 और थर्ड है 39, इन दोनों का मीन निकाला और जो क्या आ गया 23, ठीक है, इन दोनों का एवरेज क्या आ गया 23, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, सोडियम के एटॉमिक मास से मैच कर रहा है। तो इनका ये कहना बिल्कुल सही था। ऐसे इनमें और जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें क्या करा, जैसे क्लोरीन फर्स्ट है और आयोडीन थर्ड है, ठीक है, इन दोनों का जब इनने एवरेज लिया तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आया था किसके, ब्रोमीन के एटॉमिक मास से, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का भी इन्होंने किया था, ओके। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, ट्राइड्स बनाए थे, ये तीनों क्या है, एक ट्राइड है, ठीक है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, कैसा ग्रुप जिसके अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, ओके। नाउ इनके इंपॉर्टेंस क्या थी, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। दिस क्लासिफिकेशन हैड अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन प्रिडिक्टिंग एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट, ठीक है। इनकी क्या थी, इंपॉर्टेंट क्यों था, इससे हम क्या कर सकते थे, जो मिडिल वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो उन दोनों के बीच में हमारा सेकंड नंबर वाला एलिमेंट है, उसका हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते थे इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हम क्या कर सकते थे, इसकी क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी कि हम इससे बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते थे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या कर सकते थे, कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल और केमिकल, हम उनको भी क्या कर सकते थे, देख सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे, ओके, कि हम सोच सकते थे कि इनकी प्रॉपर्टी इन दोनों से थोड़ी थोड़ी सिमिलर होगी, ओके, क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर है। नाउ इवन इन दीज डेज दीज एलिमेंट रिजेंबल दीज इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के टाइम पे भी ये जो प्रॉपर्टीज थी जो प्रिडिक्ट की गई थी कि ऐसी होंगी, वो आज भी क्या करती है, रिजेंबल करती हैं, ओके, वो सिमिलर हैं, जो उन्हें प्रिडिक्ट की थी और जो है वो क्या है, मैच कर रही है, ओके। अब इसकी हमने इंपॉर्टेंस देख ली, बट इसकी लिमिटेशन क्या है, all the elements discovered at that time could not be classified into triads, only a limited number of elements could be arranged in such triads, ठीक है। क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर डिस्कवर्ड थे, ठीक है, हम कितने लेके जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम 30 लेके जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30, क्योंकि हमने बात की है, क्या बात की हमने, कि 1817 की बात चल रही है और हमने देखा था 1800 में 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। तो अप्रोक्स 30 एलिमेंट्स जो है इनके, उसमें से सारे एलिमेंट्स ट्राइड्स में एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे हमने अभी देखा, क्या देखा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है, ये लोग तो ट्राइड बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है, इनका एटॉमिक मास यहाँ से कैलकुलेट हम कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे एलिमेंट 30 एलिमेंट 30 के 30 एलिमेंट्स में ये चीज नहीं हो रही थी, ठीक है, सिर्फ कुछ ही ट्राइड्स बन पा रहे थे, सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स बन पा रहे थे, ओके। तो यहाँ क्या है लिमिटेशन, कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ ही ऐसा करते हैं, ओके। तो यहाँ ये फेल हो गए। देन नेक्स्ट आए न्यूलैंड, है ना। न्यूलैंड ने क्या दिया,
ऑक्टेव का लॉ दिया, इनका क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, 1866 में इनने क्या किया, he arranged the elements in the order of increasing atomic mass as every eighth element has the property similar to that of the first। ओके, देखो क्या होता है, इन्होंने जैसे मान लो ये टेबल इन्होंने बनाई थी, फिर इनके हिसाब से क्या था कि इन्होंने एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करा कि मान लो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो भी है वो कम है किसी कंपैरिजन में जो इन्हें नेक्स्ट करा था, 2 का एटॉमिक मास इससे ज्यादा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने क्या करा था, अरेंज किया था। तो 3 का क्या एटॉमिक मास 2 से भी ज्यादा है, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा था उस हिसाब से पहले इन्होंने क्या करा, अरेंज किया। उसके बाद इन्होंने जो 8th एलिमेंट है 7 तक तो ऐसे करा और 8th एलिमेंट को इन्होंने फर्स्ट के नीचे डाल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, मैच हो रही थी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करती है। मतलब इन्हें 9th को कहां रखा होगा, 9th एलिमेंट को 2nd के नीचे, ओके, मतलब यहाँ पे 8 आ गया तो यहाँ पर 9th। इनका कहना था कि फिर जो हर 8वां एलिमेंट है, मतलब 2 के बाद 8 और बढ़ाओगे तो 9 आएगा, 1 के बाद 8th एलिमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके ऊपर वाले से मैच करती है, इनका कहना ये था। ओके, नाउ ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक, therefore he called it as law of octaves, this is known as Newland's law of octaves। अब क्या हुआ था, देखो इन्होंने ऐसा अरेंज कर दिया, पहले एटॉमिक मास को इंक्रीज किया और उसके बाद 8th एलिमेंट को क्या रख दिया, नीचे रख दिया, ठीक है। जैसे इनका कहना था कि हर 8वें की क्या करी, प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। अब इन्होंने कैसे रिजेंबल किया था इस चीज को, म्यूजिक से। जैसे आपने सुना होगा सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है, यहां तक तो 7 हो गए, सा फर्स्ट, फिर ये 2nd रे, फिर 3rd गा, फिर 4th मा, फिर 5th पा एंड 6th दा और 7th नी, ठीक है। नाउ हम वापस से 8th नंबर पे क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। कैसे, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। सो ये 8th सा इज सिमिलर टू फर्स्ट सा, ठीक है। तो यहाँ इनने क्या मैच किया था, म्यूजिक, ठीक है। और इवन इन दूसरी लैंग्वेज में इसको डोरेमी फासोलाटी कहते हैं, ठीक है। नाउ जब 8th नंबर पे भी सा आ रहा है और फर्स्ट नंबर पे भी सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों सिमिलर है। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे म्यूजिक में फर्स्ट और 8th सिमिलर थे, इन्होंने क्या करा कि फर्स्ट एलिमेंट और फिर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या चलेंगी, सिमिलर चलेंगी। ओके, तो जब इन्होंने म्यूजिक से अपना, म्यूजिक में जो ऑक्टेव्स होते हैं उनसे अपना मैच किया था क्या, पीरियोडिक टेबल को, इन्होंने जो टेबल दी थी उसको मैच किया, तो इसीलिए इनके लॉ को क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इनके लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्यों, क्योंकि म्यूजिक के ऑक्टेव से इन्होंने अपने को मैच किया था, मतलब अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या करा था, सिमिलरली मैच किया था, ना कंपेयर किया था। अब इनके एप्लीकेशन कहाँ थे, ठीक है, क्या कहां पर हम इनको यूज कर सकते थे, इनके क्लासिफिकेशन को, कहां ये हमारे लिए हेल्पफुल था। Now, it clearly represents that there is some systematic relationship between atomic mass and repetition of properties of elements, ठीक है। इनके वाले के हिसाब से क्या था कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, हमको ये पता चला कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप होती है, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप चलती है, किसमें, एटॉमिक मास में। कैसे कि जब हम उनको रिपीट करते, जैसे फर्स्ट के बाद जब हमने 8 तो उसके नीचे लिखा, ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास 2 इंक्रीज हो रहा है, बट प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिपीट होती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक मास जब इंक्रीज हो जाता है उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। इनका हमको यहां से इनको एक चीज पता लगी थी कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इनके हिसाब से क्या था, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। बट हमको ये पता लग रहा है कि शायद जरूरी नहीं है कि एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट से प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही हूँ, पर कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर है उसमें हमको क्या पता लग रहा है कि कुछ एलिमेंट्स सिमिलर होते हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ओके, नाउ हमने एप्लीकेशन देख ली, अब हम देखेंगे लिमिटेशन। ओके, this law was successful only till calcium, after that every 8th element did not possess the same properties as by the element lying above it in the same group, ठीक है। क्या हुआ था कि ये एलिमेंट कहां तक सक्सेसफुल था, कैल्शियम तक, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन था, लॉ था, ये कहां तक सक्सेसफुल था, कैल्शियम तक। क्यों था, क्योंकि
जो कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टी जो भी एलिमेंट इन्होंने रखे थे वो क्या कर रहे थे, अपने ऊपर वाले से प्रॉपर्टी सेम नहीं दिखा रहे थे। जैसे कि देखो हमने ये देखा, क्या देखा था हमने कि ये कहां तक सही है, कैल्शियम तक सही है। देखो ये कहां तक सही है, कैल्शियम तक। तो ऐसा हो रहा है कि जो ऊपर वाले से प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, लाइक सी की एसआई से, एन की पी से, ओ की एस से, बीई की एमजी से, एमजी की सी ए से, इन सब की क्या कर रही है, प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। जो एक ग्रुप में आ रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, मैच हो रही है। ये सारे किसके मेंबर हैं, ग्रुप के मेंबर है। तो ये जो इनका कहना था कि ऊपर वाले से अपनी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे, ये कहां तक हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक हो रहा था। ठीक है, कि कैल्शियम के बाद जो भी आया, यहाँ पर ये जो क्रोमियम है, सीआर है, ये अपने ऊपर वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा था। ठीक है, ये एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं कर रहा था। कहां तक हो रहा था ये लॉ, कहां तक चल रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक ही चल रहा था। ओके, कैसे आप प्रॉपर्टीज कैसे शो नहीं कर रहे, जैसे मान लो एक ग्रुप है, एक ग्रुप है कोई, जैसे हमने देखा फर्स्ट वाला ग्रुप जिसमें जो भी चल रहा है एच देन एफ सी एल जो भी चल रहा था। ठीक है, तो इनमें क्या, जैसे फर्स्ट मेंबर है ग्रुप में, फर्स्ट मेंबर, उसके बाद एट आ रहा था, उसके बाद कुछ भी आए, यहाँ कैल्शियम आ गया। तो कैल्शियम के बाद अगर मान लो ये एक्स आ रहा है जो कैल्शियम के बाद आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों से प्रॉपर्टीज शो सिमिलर शो नहीं कर रहा। कौन सिमिलर शो कर रहा है, ये दोनों सिमिलर शो कर रहे हैं जो कैल्शियम से पहले। मतलब कि अगर ये ऑक्साइड बनाता है, मान लो, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग अज्यूम, ओके, आई एम नॉट सेइंग ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लो ये R2O करके ऑक्साइड बना रहा है, ये भी R2O करके ऑक्साइड बना रहा है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन X क्या करेगा, ये ऐसे ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये मान लो ऐसे बना रहा है, ये ऑक्साइड ऐसे बना रहा है। तो इनमें क्या हुआ, ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो रही है। तो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। क्यों, इनका लॉ कहां तक सही चल रहा था, कैल्शियम तक सही चल रहा था। ओके, उसके बाद सही नहीं चल रहा था, प्रॉपर्टीज डिसिमिलर हो रही थी। ओके, नाउ he thought that there are only 56 एलिमेंट। इनके हिसाब से क्या था कि बस दुनिया में 56 एलिमेंट हैं that are existed in nature, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit in the law of octaves। ठीक है, क्या हुआ था कि इनके हिसाब से 56 एलिमेंट्स जो उनके टाइम पर थे, ठीक है, जिनको इन्हें टेबल में लगा दिया था, उतने ही एलिमेंट्स हो सकते थे और उतने ही आगे रहेंगे। इनका कहना यह था, इनको ये नहीं पता था कि आगे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, बट हो गए, क्योंकि हमको क्या पता है कि अभी कितने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। ठीक है, तो इनने क्या कहा था कि 156 एलिमेंट्स जो है उतने ही रहेंगे, नए एलिमेंट्स आगे नहीं बनेंगे, बट वो डिस्कवर हुए, न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर आगे हुए हैं। ओके, और जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं आगे, उनकी क्या होंगी, वो जब अगर हम इनकी टेबल में उनको फिट करें, ठीक है, जो इनने टेबल बनाई थी उसमें फिट करें, तो वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे जो इनके हिसाब से प्रॉपर्टी शो करते लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। ठीक है, मतलब अपने ऊपर वाले से प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, इनकी टेबल में कहीं वो एलिमेंट्स फिट नहीं हो पाएंगे। ओके, इनका कहना क्या था, सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने ही रहेंगे। ये दो इनकी लिमिटेशन हो गई। एक और लिमिटेशन होती है इनकी, देखो जैसे देखो यहाँ कहता है जैसे कोबाल्ट और निकेल है, ठीक है, इनने क्या किया था, एक और लिमिटेशन, जैसे आपने दो लिमिटेशन देख ली, एक और लिमिटेशन है, क्या है कि इनने क्या करा था, कुछ एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में भी पुट कर दिया था, सेम स्लॉट में। ठीक है, एक ही स्लॉट में एलिमेंट्स को रख दिया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज थी कि ठीक है रख दिया सेम स्लॉट में, तो हम सोचेंगे कि ऊपर वाले से क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहा है, पर इनकी प्रॉपर्टीज जो इनके ऊपर क्लोरीन फ्लोरीन है, कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज क्लोरीन और फ्लोरीन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो इनको प्लेस भी गलत किया गया था और एक ही स्लॉट में दो को भी रख दिया गया था। फर्दर दूसरी चीज जिससे इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी आयरन से, वो इनसे काफी दूर रखा गया था। आयरन को क्या करा गया, इससे काफी दूर रखा गया और इनकी प्रॉपर्टीज जिससे मैच कर रही है, जिसके नीचे इनको रख दिया, उनसे इसकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमने तीन लिमिटेशन देख लिए किसके, न्यूलैंड के लॉ के। नाउ इसके बाद आता है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसकी कब थी, 1834 से 1904। नाउ 63 एलिमेंट्स क्या थे मेंडलीव के टाइम तक नोन थे, मतलब कितने एलिमेंट्स थे इसके टाइम पर जो जिसको इनको टेबल में सेट करना था, 63
ठीक है। टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, अब इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या किया, जैसे अभी हमने प्रीवियस देखा कि किसी ने मेटल नॉन मेटल को अलग अलग कर दिया, किसी ने ट्राइड्स बना दिए, किसी ने ऑक्टेव्स में रख दिए। तो इन्होंने क्या किया, he examined the relationship between atomic mass of elements and their physical chemical properties। देखो हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपना, मैं कुछ अपना बताती हूँ। देखो क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, 63 एलिमेंट्स थे इनके पास। इनने क्या किया था कि हर एलिमेंट को एक कार्ड पे लिख दिया। क्या करा इन्होंने, एक कार्ड बनाया और उस पे क्या कर दिया, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिख दी। जैसे पहले एलिमेंट लिख दिया, जैसे कार्बन है तो सी, उसका रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ क्या कर दिया, एक कार्ड पे लिख दिया। ऐसे सारे 63 एलिमेंट्स के साथ इन्होंने ये किया। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, उन कार्ड्स को कैसे कैसे अरेंज किया कि जहां जहां प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी उन सारे कार्ड्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लगा दिए। ठीक है, कैसे, जहां जहां प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन्होंने सारे कार्ड्स को एक साथ रखा जिन जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ओके, तो अब उनको कैसे कैसे इन्हें क्लासिफाई किया था, उनको टेबल में वो देखते हैं। He examined the relationship between the atomic mass of elements and their physical chemical properties। ठीक है, इन्होंने देखा था कि हाँ कोई रिलेशनशिप होती है, एटॉमिक मास, जैसे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक मास होते हैं, उसके बाद उनमें केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर चलती हैं। तो इन्होंने क्या करा था, एग्जामिन किया था रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनमें रिलेशनशिप को क्या किया था, एग्जामिन किया था। Second thing is among chemical properties, he concentrate on the compound formed by element with oxygen and hydrogen as they are very reactive and form compound with most of the elements। देखो क्या किया था, जब इन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज से बात आती है कि इनको केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी जब हर एलिमेंट की, कि कौन कैसे कैसे केमिकल रिएक्ट करता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो इन्होंने किसको कंसिडर किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उनके ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे होती है, उनके हाइड्रोजन से रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, कि कोई R2O बनाता है, कोई RO बनाता है कंपाउंड, कोई R3O2 बना रहा है, ऐसे जो भी बना रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाया, दो एलिमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो हाईली रिएक्टिव होगा वो सबसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने 63 एलिमेंट्स को, जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लेबल कर रहे थे, इन्होंने उन केमिकल प्रॉपर्टीज की जगह उनका क्या लिखा था कि वो केमिकली कैसे रिएक्ट करते ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई हाइड्रोजन के साथ कुछ और बना रहा है, कोई ऑक्सीजन के साथ कुछ और बना रहा है, लाइक कोई R2O बना रहा है, कोई RO बना रहा है। ओके, तो ऐसे इन्होंने क्या करा, केमिकल प्रॉपर्टीज की जगह पर इन्होंने क्या लेबल किया था, क्या मेंशन किया था कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, और ये इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों लिए थे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो ये सबके साथ रिएक्शन कर लेंगे और हमको सबके साथ का प्रोडक्ट मिल जाएगा कि ये इनके साथ क्या बनाते हैं। क्योंकि अगर हम अनरिएक्टिव के साथ कराएं या फिर कुछ लीस्ट रिएक्टिव के साथ कराएं तो वो शायद किसी एक एलिमेंट से रिएक्ट करे, ना कि 63 के साथ। तो हमको अच्छी प्रॉपर्टीज कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां कोई ऐसा एलिमेंट जो सबके साथ रिएक्ट करे वो, ठीक है, उसको यूज करें हम। Okay, now he took the formula of hydrides and oxides formed by an element as one of the basic property of an element for its classification। इनने क्या यूज किया था कि फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के साथ कैसे बनता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया R2O या RO, कि ऑक्साइड के साथ कैसा फॉर्मूला होता है या फिर उनका हाइड्राइड के साथ कैसा फॉर्मूला होता है, उसको क्या करा था, बेसिक प्रॉपर्टी माना था अपना किसका, क्लासिफिकेशन का। ठीक है, सबसे ऊपर इन्हें टेबल में लिख देते हैं कि इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो इन्होंने ग्रुप बनाया तो इन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर जाके लिख देता है कि इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स वो हैं जो R2O वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या मेंशन किया था, बेसिक प्रॉपर्टी। ऐसे हाइड्राइड्स की H के साथ कैसे बना रहे हैं, ओके, तो इसको इन्होंने क्या माना था, बेसिक प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को उस एलिमेंट के। ओके, नाउ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेंडलीव की कोई आगे फर्दर पढ़ेंगे और फिर चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पे आएंगे। ओके, थैंक यू।